नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 11वीं क्लास। इसके पहले मैं 6 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन भूमिपुत्र की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य ने हाल ही में मिशन भूमिपुत्र की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है दानुरी, जो कि दक्षिण कोरिया का एक चंद्र मिशन है और दक्षिण कोरिया जल्द ही इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंचामृत नाम से एक योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा। अगला प्रश्न है, इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन हाल ही में फेल हो गया है? तो याद रखिएगा, SSLV-1, जो कि इसरो का एक रॉकेट मिशन था और यह हाल ही में फेल हो गया है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों, यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात की जा रही है और कॉमनवेल्थ 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, सेरेना विलियम्स, जो कि एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर बात की जाए राफेल नडाल की, तो याद रखिएगा, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, टेनिस के खिलाड़ियों से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। नोवाक जोकोविच एक सर्बियन खिलाड़ी हैं और नाओमी ओसाका, जिनका नाम आपने हो सकता है सुना हो, यह एक जापान की खिलाड़ी हैं और टेनिस बोर्ड द्वारा इन्हें फर्स्ट रैंक खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, नाओमी ओसाका को। अगला प्रश्न है, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा, उदय उमेश ललित, या जिन्हें आपने यूयू ललित नाम से भी नाम सुना होगा, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। याद रखिएगा, अगर 49वें पूछे जाए तो यूयू ललित या उदय उमेश ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश थे और 50वें DY चंद्रचूड़ हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है और इन्होंने 9 नवंबर 2022 को देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश को ही CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, किरोन पोलार्ड ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 600 T20 मैच खेल लिए हैं। किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, क्रिस गेल भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली आप जानते होंगे इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, मेगा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, मेगा पाटकर एक समाज सेवी है और इनका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद, या जिसे आप प्रयागराज नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रभाकर माचवे जी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था एवं हरिशंकर परसाई जी का जन्म नर्मदापुरम या होशंगाबाद में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा गया है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, धर्मवीर भारती इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? तो याद रखिएगा, मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ की राशि पर उत्पादक के उत्पादन की लागत निकाली जाती है।
अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो याद रखिएगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है वह क्या कहलाती है, या उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कहां पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। मुल्तान जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो याद रखिएगा, टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज का तार। अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री का, ऑप्शन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य का, या संपूर्ण मंत्री परिषद का, या प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अध्यक्ष का। तो याद रखिएगा, यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो उसे संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? ऑप्शन है निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, या निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना, या निर्यात और आयात दोनों मूल्यों को जोड़ा जाना, या आयात और निर्यात दोनों मूल्यों को घटाया जाना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की गणना करते समय निर्यात मूल्यों को जोड़ा जाता है और आयात मूल्य को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अनुमानित किया जाता है? तो दोस्तों वह संकेतक है मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां है? दोस्तों यहां शुगर मिल्स के बारे में पूछा गया है और आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, जहां सबसे अधिक शक्कर की फैक्ट्रियां हैं या शुगर मिल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे विधान परिषद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के माध्यम से नहीं किया जाता? तो आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य का वित्तीय लेन देन आरबीआई के माध्यम से नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा, स्पाइस जेट वह एयरवेज कंपनी है जिसे सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को किस प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों अब केंद्रीय बल की प्रक्रिया द्वारा क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को अलग किया जाता है। या यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि दूध से मक्खन बनाने की विधि में किस बल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में हमेशा ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यह प्रश्न इस तरह से भी आता है कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर में और कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो ऑक्सीजन के साथ दोस्तों हीलियम गैस ही मिलाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए, गिद्दा पंजाब राज्य का एक महत्वपूर्ण नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? तो याद रखिएगा, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। अगर बात की जाए शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 30 सालों का समय लगता है। वहीं बृहस्पति ग्रह के लिए 12 सालों का दिन समय लगता है और मंगल ग्रह के लिए 667 दिनों का समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
जबलपुर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एवं इंदौर और ग्वालियर में जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ है। साथ ही याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 में जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। एवं इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना 28 नवंबर 1968 को की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की महिलाएं नख से श्रृंगार करती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति की महिलाएं नख से श्रृंगार करती हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां स्थित है? दोस्तों यहां IIFM की बात की जा रही है और आप सभी जानते हैं IIFM भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय नीमच में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्राम स्वराज्य व्यवस्था लागू की थी। अगला प्रश्न है, मथुरा रिफाइनरी पर स्थापित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुरैना में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंदेरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चंदेरी अपनी साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और साथ ही याद रखिएगा, वर्ष 2005 में चंदेरी साड़ी को GI टैग भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजधानी भोपाल में स्थित है और यहां ही सर्प उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा खंडवा। ऑप्शन नंबर ए, खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना। और इंदिरा सागर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर बना एक बांध है। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था, यह भी याद रखिएगा। साथ ही प्रश्न आता है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है बेलन का, तो यह होगा 2πr ब्रैकेट में h+r। वैल्यूज रख देते हैं। r की वैल्यू दी है 5 और हाइट दी है 10, तो 2π × 5 10 + 5, ये हो जाएगा 2 × 22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे तो। और ये 5 था तो यहीं 10 कर देते, 10 × 15, ये हो जाएगा 150 × 22/7। दोस्तों ऑप्शन में पाई में वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे पाई की वैल्यू ना रख के अपन डायरेक्ट पाई ही लेके चलते हैं। बाकी से भी सॉल्व कर सकते थे अगर वैल्यू पाई के फॉर्म में ना दी गई होती। 150 पाई, तो क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था, सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला रखना था पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन का। तो 2πr ब्रैकेट में h+r, इसमें बाकी वैल्यूज पुट करी तो अपना आंसर आ गया। तो पाई के फॉर्म में दिया है तो अपने पाई को सॉल्व नहीं किया। अगला प्रश्न है, 25%, 20% और 10% क्रमबद्ध बट्टों वाली श्रेणी
किस एकाकी बट्टे के समतुल्य है? एकाकी बट्टा पूछा गया है, तो याद रखिएगा बट्टा हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर लगाया जाता है। बाकी इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व अगर करते हैं तो होगा 100 माइनस ब्रैकेट में 100 इंटू 25% अगर बट्टा गया तो बचा 75/100 इंटू 20% गया तो 80/100 और 90/100 अगर 10% बट्टा कटा तो। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो जीरो काट दीजिए, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो कट गए, ये हो गया 72, 8 9 जा 75 इंटू 72 तो आएगा, सॉरी 5400, 5400/100, ब्रैकेट के बाहर 100 माइनस है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो बचेगा 100 माइनस 5400, तो ये हो जाएगा 4600। तो परसेंट में दिया गया था तो परसेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 46%। एक बार फिर से देखिएगा, 100 में से माइनस किया 100 इंटू 25% बट्टा काट के 75/100, फिर 20% बट्टा काट के 80/100, फिर 10% बट्टा काट के 90/100। इसे सॉल्व किया तो अपना बचा, यहाँ इस अंदर वाली पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो बचा 54, और 100 माइनस 54 होता है 46, तो 46% बराबर एकाकी बट्टे बराबर होता है यह 25%, 20% और 10% क्रमवार बट्टों की वैल्यू। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा यानी कि एलसीएम 210 हो तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी काफी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो संख्याएं मान लेते हैं अपन 3x और 7x, और इनका एलसीएम या लासा दिया है 210, तो ये हो जाएगा 21x बराबर 210, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब x बराबर 10 है तो छोटी संख्या पूछी है, तो इस छोटी संख्या में अपन 10 रख देते हैं x की वैल्यू, ये हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो 70 हो जाती, x की जगह रखते। और यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता, अगर सम पूछा जाता तो सम बता देते, 100 हो जाता। अगला प्रश्न है, एक कार की औसत गति एक ट्रेन की औसत गति का 2/5 है, जो 17 घंटे में 1785 किलोमीटर यात्रा करती है, तो 8 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें सबसे पहले अपने को निकालना है ट्रेन की गति, उसके बाद उसका 2/5 हो जाएगी कार की गति। तो ट्रेन की गति, ट्रेन 17 घंटे में 1785 किलोमीटर चलती है, तो दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ट्रेन। अब कार की गति इन्होंने कहा है कि ट्रेन की गति का 2 सही 5 है, तो इसको इंटू कर देंगे तो कार की गति आ जाएगी 2/5, ये कट जाएगा 5 से 21 बार, 21 इंटू 2 हो जाएगा ये 42, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है कार की गति। अब इन्होंने कहा है तो 8 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो सिंपल हो गया, 42 इंटू 8 घंटे, 336 किलोमीटर चलेगी कार 8 घंटे में। एक बार फिर से देखिएगा, एक कार की औसत गति ट्रेन की औसत गति का 2/5 है, और ट्रेन चलती है 17 घंटे में 1785 किलोमीटर, तो 17 से 85 दूरी बटा समय किया तो ट्रेन की स्पीड आ गई, और उसका 2/5 निकाला तो कार की स्पीड आ गई। कार की स्पीड का समय से मल्टीप्लाई किया तो 336 किलोमीटर जो कि पूछा गया था दूरी तय करेगी 8 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, सौरभ ने 50 साइकिलें बेची तथा उन पर उसे 250 साइकिलें बेची तथा उन पर उन्हें 50 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में अगर जहां लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा गया हो, तो सबसे पहले तो आप क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करिएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं, देखते हैं इसका विक्रय मूल्य। तो माना कि उसने 250 साइकिलें 250 रुपए में ही बेची थी, तो 50 साइकिलों का मूल्य हुआ 50 रुपए, जो कि लाभ था उसका। तो 50 साइकिलों का मूल्य हुआ 50 रुपए, 50 रुपए उसका लाभ था, और 50 रुपए था 50 साइकिलों के मूल्य के बराबर। तो इसे 250 में से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो आ जाएगा अपना क्रय मूल्य। जो उसने 200 में खरीदा था और 50 रुपए लाभ कमाया, तो 250 रुपए में उसने बेची थी। क्रय मूल्य आ गया अपना 200 रुपए। अब निकालते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ इंटू 100 अपॉन सीपी या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25%। इस तरह के प्रश्न को बस थोड़ा सा दोस्तों इनका तरीका देखिएगा कि सॉल्व करने की शुरुआत कहां से की जाए। जनरली लोग डायरेक्शन चेंज हो जाता है इन टाइप के प्रश्न में, बाकी 2 या 3 स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 का मान क्या होगा। तो इसमें आप लोग को इन सब के मान याद होना जरूरी है। तो sin 30 का होता है 1/2 प्लस tan 45 का होता है 1 और cos 60 का होता है 1/2, और यहां माइनस में दिया गया है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। ये कट जाएंगे तो इनका मान पूछा था तो बचेगा 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 11वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।